हेलो बच्चों, हाउ आर यू? वेलकम in our online classes. Till now we have to study two chapters of class 12th mathematics. First chapter relation and function, second chapter is inverse trigonometric function. Today we have to start our third chapter, matrices. This is a part of algebra, and in board examination from third chapter and fourth chapter 10 marks will become, okay, and this chapter is very easy. Now we have to introduce our third chapter, matrices. matrices क्या होता है, matrices का इस्तेमाल कब करते हैं? ये देखो, matrices है तो बड़ा, ये हमारा मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स शब्द का ये प्लूरल होता है, और मैट्रिक्स का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? जहाँ कॉम्प्लिकेशन काफ़ी हो, कैलकुलेशन बहुत टफ हो, वहाँ पे इस्तेमाल होता है। लेकिन क्लास 12th लेवल पे जो हम लोग को पढ़ना, वो बड़ा आसान टॉपिक्स हमारा है। यहाँ पे हमें मैट्रिक्स को डिफाइन करना है कि मैट्रिक्स होता क्या है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालते हैं, कैसे इन्वर्स निकालते हैं, और कैसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल्स को सॉल्व करते हैं। यही हम लोग को पढ़ना है यहाँ पे, एडजॉइंट कैसे निकालना, एक्सेट्रा। तो सबसे पहले हम लोग अब आज बात करते हैं मैट्रिसेस की। तो मैट्रिक्स होता क्या है, मैट्रिक्स को डिफाइन कैसे करते हैं, आइए देखा जाए। जो सबसे पहले डिफिनेशन होती है, सिंपल ऐसे कहते हो तो ये कहेंगे इट इज़ ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ ए नंबर्स विच में बी रियल और कॉम्प्लेक्स। वो नंबर रियल नंबर हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, ठीक है, जिसको रो और कॉलम में लिखा जाता है। इसी अरेंजमेंट को हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। जनरली मैट्रिक्स को लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए मैट्रिसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग सिंपली इस ब्रैकेट का इस्तेमाल करें, जैसे ये स्मॉल ब्रैकेट ऐसे लगा दिया हमने, या ऐसे इस तरह से बना लेते हैं, ओके। और इसकी जो इंट्रीज होती है हमारी, इंट्रीज जो है वो स्मॉल लेटर में हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो जैसे वहाँ सेट थ्योरी होता था, सेट थ्योरी में कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ पे क्या करते हैं कि इस ब्रैकेट के अंदर हम कोई रियल नंबर लिख सकते हैं, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लिख सकते हैं, अल्फ़ाबेट लिख सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग जनरली कैपिटल लेटर का ABCD एक्सेट्रा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप अगर ध्यान से देख रहे हो यहाँ पे, अगर इसमें तो यहाँ पे ये कैपिटल A 1 4 2 3 को रिप्रेजेंट करता है, B में हम देख रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर है, C में सिर्फ नंबर है, D में हमारे अल्फ़ाबेट है, E में है। अगर कुछ और हम बनाना चाहते थे तो हम यहाँ पे एक F बना लेते, ऐसे लिख लेते sin x, और ये होता cos x। तो ये ही हमारा कहलाता है मैट्रिक्स, ठीक। अब इसके बाद होता है किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर डिसाइड करने के लिए क्या करते हैं, ए मैट्रिक्स हैविंग एम रो, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी इसे हम लोग रो कहेंगे, और जितनी वर्टिकल लाइन मिलेगी उसे हम लोग कॉलम कहेंगे। तो किसी मैट्रिक्स में m रोज और n कॉलम होते हैं, इसी को उसका ऑर्डर कहते हैं। सिंपली इसको हम लोग m/n से लिखते हैं। जैसे यहाँ पे लिख रहे हो कि a हमारा ये a11 a12 a13 ऐसे करके लिख दिया, फिर यहाँ पे a21, तो ऊपर तो ये फर्स्ट रो, सेकंड रो, nth रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, nth कॉलम। तो जनरली हम लोग मैट्रिक्स को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखने का तरीका सिंपल ऐसे लिख करके, यहाँ पे AIJ, और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग m×n, ऐसे लिख दिया हमने सिंपल से, ये बन गया हमारा। फिर यहाँ पे जो I की वैल्यू होगी, दिस I is greater than or equal to 1, less than or equal to m, and this J is greater than or equal to 1, less than or equal to m। और यहाँ पे ये दोनों mn जो होते हैं, mn हमारे दोनों नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं। एक तो एग्जाम्पल के तौर पे अगर यहाँ पे एक मैट्रिक्स का आप लिख रहे हो तो इसमें 2 रो है, 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर 2×3 है। जितना ऑर्डर होता है उतने ही उस मैट्रिक्स में एलिमेंट होते हैं। इसके बाद जरा सा हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन ये होगा कि 2 मैट्रिक्स इक्वल कब होती हैं, 2 मैट्रिक्स को आप इक्वल कब कहोगे। तो 2 मैट्रिक्स इक्वल कब होगी,
तो उसकी कंडीशन होती है कि जब दोनों का ऑर्डर और दोनों का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होगा तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल होती है। यहाँ पे एक मैट्रिक्स ए है, एक मैट्रिक्स बी है। अगर ए बी के बराबर है तो बी में A1 की जगह पे 1 होगा, A2 की जगह पे 6 होगा, A3 की जगह 3 होगा, B1 की जगह 5, B2 की जगह 2 और B3 की जगह 1 होना चाहिए। ये हो गया। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में क्या सीखा हमने? देखिए अब यहाँ तक तो हमने बता दिया। इक्वलिटी के लिए क्या सीखा हमने कि दो मैट्रिक्स इक्वल तब होगी जब अगर A बराबर B है तो A का ऑर्डर और B का ऑर्डर सेम होना चाहिए, A के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट B के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के बराबर होने चाहिए। अब आते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स में। टाइप ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले होता है रो मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स जब कहेंगे जब उसमें नंबर ऑफ रोज 1 होगा। जैसे एक मैट्रिक्स है तो इसका ऑर्डर 1 क्रॉस 3 है, तो अगर रो 1 होगा तो उसे रो मैट्रिक्स कहेंगे। अगर 1 क्रॉस 1 है तो इसे भी रो मैट्रिक्स कहेंगे। ओके, इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स पे। इसके बाद देखिए अब आते हैं हम लोग कॉलम मैट्रिक्स। आखिर ये कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? व्हाट इज द कॉलम मैट्रिक्स? तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा? तो किसी भी मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स जब कहते हैं जो सिर्फ एक कॉलम होता है। सिंपल यहाँ पे देखिए 1 2 3, यहाँ पे 3 रो 1 कॉलम है तो इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 1 है तो इसे कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। एक मैट्रिक्स हमने 2 लिख लिया, इट इज आल्सो नोन एज अ कॉलम मैट्रिक्स। तो हमने क्या देखा? अगर कॉलम 1 होता तो उसे कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। इसके बाद सिंगलटन मैट्रिक्स। सिंगलटन जिस मैट्रिक्स में एक एलिमेंट होता उसे सिंगलटन मैट्रिक्स कहेंगे। नल मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी नल मैट्रिक्स इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0, दैट इज नोन एज नल मैट्रिक्स। फिर आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स को स्क्वायर तब कहते हैं जब नंबर ऑफ रोज और कॉलम आपस में इक्वल होते हैं। अगर m बराबर n होगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स, m इज नॉट इक्वल टू n होगा तो उसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का नाम देते हैं। क्लियर? अब इसके बाद आता है टेरेस ऑफ ए मैट्रिक्स। एक वर्ड छोटा सा बस खाली जाना। टेरेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? द सम ऑफ डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। सम ऑफ ए डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। कभी कभी ऑब्जेक्ट कंपटीशन में पूछा जाता है तो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रेस निकालने के लिए पहले वो स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए और उसके डायगोनल के सभी एलिमेंट को जोड़ देंगे। तो डायगोनल के ये मेन डायगोनल हमारा होता है क्या? A11 A22 A33। तो ये चीज़ ध्यान रखना, जब भी डायगोनल कहेंगे तो I बराबर J होना चाहिए। तो ये एलिमेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें I बराबर J होता तो उसी को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। ये हमेशा ध्यान रखना। इसी को आप प्रिंसिपल डायगोनल कहेंगे चाहे लीडिंग। तो आप कहेंगे ये भी डायगोनल, कुछ बच्चे इस पर डिस्कस करते ये नहीं होता। मेन डायगोनल आपका यहाँ पे ये होता है, इसी को कहते हैं। यहाँ मैट्रिक्स में डायगोनल के लिए दोनों एलिमेंट A11 A22 A33 होना चाहिए, ये केयर करिएगा। इट इज़ नॉट डायगोनल, दिस इज द डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, इसके बाद जरा सा फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आएगा डायगोनल मैट्रिक्स। ये डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? तो आप कहोगे किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स तब कहते हैं कि जब उसके नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं और डायगोनल में ही कुछ एलिमेंट होते हैं। तो इफ ऑल एलिमेंट एक्सेप्ट द प्रिंसिपल डायगोनल इन स्क्वायर मैट्रिक्स आर 0, देन इट इज नोन एज डायगोनल मैट्रिक्स। जनरली डायगोनल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है, अगर ये डायगोनल मैट्रिक्स हमारी है ऐसे, तो जब उसको रिप्रेजेंट करेंगे तो हम शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं AIJ, और दिस वन आप ऐसे लिखेंगे। डायगोनल के लिए I इज इक्वल टू J होता है और नॉन डायगोनल के लिए I इज नॉट इक्वल टू J होता है। ये सब तो 0 हो जाएंगे। यहाँ पे आपका कोई भी नंबर होगा, ये ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे देखेंगे तो ये इसमें मेन डायगोनल के एलिमेंट है, अदर 0 है, तो इसी को डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं हम लोग। जनरली डायगोनल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट इसको करने का तरीका ये होता है। या अगर हम किसी मैट्रिक्स को ऐसे लिख देते 1 5 4 3, अगर हमने ऐसे करके लिख के डायगोनल लिख दिया है, तो जब हमने ऐसे डायगोनल लिख दिया तो इसका मतलब ये होगा कि ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 4 क्रॉस 4 होगा। तो 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 4 0 0 0 0 3, ये एक मैट्रिक्स हो जाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये इसका डायगोनल होगा। एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ में ये ध्यान रखनी है कि नो एलिमेंट ऑफ ए प्रिंसिपल डायगोनल इन ए डायगोनल मैट्रिक्स इज 0।
कभी भी अगर डायगोनल मैट्रिक्स है तो कोई भी एलिमेंट प्रिंसिपल डायगोनल का जीरो नहीं होना चाहिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको ध्यान रखनी होती है हम लोग को। क्लियर। अब इसके बाद एक क्वेश्चन ये होता है कि कभी कभी आपसे पूछ देगा क्वेश्चन में कि आखिर जब डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसमें कितने जीरोज होते हैं, तो उसके लिए कि फार्मूला होता है n स्क्वायर माइनस n। n स्क्वायर माइनस n गिव्स अस नंबर ऑफ जीरोज इन द डायगोनल मैट्रिक्स। अगर 3 क्रॉस 3 की है तो कितने होंगे 6, 4 क्रॉस 4 की है तो 16 माइनस 4 इज इक्वल टू 12, 5 क्रॉस 5 की मैट्रिक्स है तो 25 माइनस 5 20, ये ध्यान रखना आपको। ओके। इसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर बता दिया कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को आइडेंटिटी कब कहते हैं, तो आप कहोगे ए डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ डायगोनल इज 1। तो उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स का नाम देंगे। ये I1, ये I2, ये I3। ठीक, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है। जनरली अगर हमने ऐसे लिख दिया, I2 का मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ए ऑर्डर 2 क्रॉस 2। I3 अगर लिखेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ऐसे करके ये हो गया। दिस इज। इसके बाद स्केलर मैट्रिक्स। ए डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ डायगोनल सेम। उसी को स्केलर का नाम दिया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए आप ध्यान से, डायगोनल के सभी एलिमेंट 5 है, इसमें डायगोनल के सभी एलिमेंट 1, इसमें डायगोनल के एलिमेंट 2 है। ए यूनिट मैट्रिक्स एंड नल स्क्वायर मैट्रिक्स इज आल्सो स्केलर मैट्रिक्स। इसके बाद जरा सा फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो एक चीज़ बताना है कि ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। व्हाट इज ट्रायंगुलर मैट्रिक्स? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कैसे पता करेंगे आप? तो किसी भी मैट्रिक्स को ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तब कहते हैं कि मेन डायगोनल के ऊपर या नीचे के सभी एलिमेंट 0 हो। जैसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमारा है, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में मेन डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट नॉन जीरो होंगे, नीचे 0 होंगे, तो वो I ग्रेटर देन J हो जाएगा। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में मेन डायगोनल के नीचे के एलिमेंट 0 होंगे और ये, तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। मिनिमम नंबर ऑफ जीरो इन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पता कर सकते हैं, तो उसका एक आइडेंटिटी फार्मूला हो जाएगा हमारा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बड़ी आपको हेल्प करेंगी। अब इसके बाद हमें ये सीखना है कि हाउ टू ऐड और सब्ट्रैक्ट द मैट्रिसेस। दो मैट्रिसेस को कैसे जोड़ते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या कंडीशन होती है ये। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि दो मैट्रिक्स को ऐड करना हो चाहे सब्ट्रैक्ट करना हो तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ए और बी कोई दो मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर है तो उनका सम भी एक मैट्रिक्स होगा और ए प्लस बी का ऑर्डर वही होगा जो ए और बी का होगा। ओके। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे एक मैट्रिक्स ए है, अगर ध्यान से देखिए आप, मैट्रिक्स ए है तो हम देख रहे हैं कि इसका ऑर्डर कितना हमारा, ये अगर मैट्रिक्स हमारी है ऐसे यहाँ पे, देखिए जैसे हमने बताया था कि दो मैट्रिक्स को जोड़ते हैं तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे एक मैट्रिक्स ए है, जब ए है तो ए का ऑर्डर हमारा 1 2 3, 3 रो 2 कॉलम है। बी का ऑर्डर 3 रो 2 कॉलम है। तो हम ए में बी को ऐड कर सकते हैं। जब ऐड करेंगे तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को, मतलब A11 में B11 को, A12 में B1, जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ते हैं तो जो मैट्रिक्स मिलती है वो भी हमारी एक मैट्रिक्स होती है। इसी तरह से अगर किसी मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट करते समय दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। हम उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। देखिए जैसे मैंने एडिशन बता दिया, सब्ट्रैक्शन बता दिया। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है कि किसी मैट्रिक्स को कैसे ऐड करना, कैसे सब्ट्रैक्ट करना, तो हम लोग सीख गए। और इसके बाद सम प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। जैसे मान लीजिए कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमने क्या सीखी कि दो मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट तब कर सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। इसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स में क्या करना होता है ये ध्यान दीजिएगा कि प्रॉपर्टी ऑफ ए मैट्रिक्स एडिशन। जैसे मान लो ए बी सी तीन मैट्रिसेस हैं, तीनों का ऑर्डर सेम है, तो ए प्लस बी करिए चाहे बी प्लस ए करिए, हमेशा ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा। अगर ए प्लस बी प्लस सी है तो ये एसोसिएटिव रूल को फॉलो करेगा। एक मैट्रिक्स है, अगर उसमें सेम ऑर्डर के जीरो मैट्रिक्स को जोड़े तो 0 + a करें तो हम कहेंगे 0 इज़ नोन एज एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि 0 जोड़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। a माइनस से अगर कोई मैट्रिक्स है उसके माइनस से जोड़े तो 0 आएगा, तो हम -a को कहते हैं एडिटिव
इन्वर्स, ये सब छोटी छोटी चीज़ें आपने पढ़ी है। फिर a प्लस बी बराबर a प्लस सी है या b प्लस ए बराबर, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे a से कैंसिल करा दिया, b बराबर c, यहाँ पे a से तो एक बार प्री है एक बार पोस्ट है, तो इसको हम कैंसिलेशन ला, तो इसको लेफ्ट कैंसिलेशन ला कहते हैं, इसको राइट कैंसिलेशन ला कहते हैं। इसके बाद एक चीज़ सीखनी है कि किसी मैट्रिक्स में हम लोग किसी नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसी को स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि a हमारे पास एक मैट्रिक्स है, k हमारे पास एक कोई रियल नंबर है, अगर इस रियल नंबर से इस मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो a इज़ ए मैट्रिक्स, k इज़ ए रियल नंबर, तो k इंटू ए इज़ आल्सो ए मैट्रिक्स। ठीक, फॉर एग्जांपल अगर a मैट्रिक्स है तो हम k से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने का रूल ये ध्यान सीखना है हम लोग को कि अगर किसी मैट्रिक्स में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस मैट्रिक्स के हर मेंबर में हम लोग उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे यहाँ पे a मैट्रिक्स है, 5 है, मतलब इसके हर एलिमेंट को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10, 20, 15, 5, 20, 30, 5a इज़ आल्सो ए मैट्रिक्स हो गया। यहाँ तक तो आ गए। इसके बाद हम लोग को क्या करना है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए मैट्रिक्स। देखिए प्रॉपर्टीज़ में है आपका प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलर, क्या मतलब इससे, क्या प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन से क्या सीखा आपने। तो यहाँ पे ध्यान यही रखना है कि जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो स्केलर और मैट्रिक्स को ध्यान देना बेटा ज़रा सा, तो केयर ये करना होता है हम लोग को। जैसे मान लो ए बी मैट्रिक्स है, लैम्डा और कोई दो रियल नंबर है, तो आप दोनों मैट्रिक्स को जोड़ दो, उसमें किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करो, या लैम्डा का ए में मल्टीप्लाई प्लस लैम्डा का बी में, दोनों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या दोनों स्केलर को जोड़ करके ए में मल्टीप्लाई करो, या लैम्डा का ए में मल्टीप्लाई म्यू का ए में मल्टीप्लाई करके दोनों को जोड़ दो, या लैम्डा म्यू से कर रहे हैं ऐसे तो म्यू का ए में मल्टीप्लाई करिए, चाहे लैम्डा का ए में मल्टीप्लाई करिए, चाहे दोनों का मल्टीप्लाई करके करिए। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी है। तो ऑल द लॉज ऑफ ऑर्डिनरी अलजेब्रा होल्ड फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ ए मैट्रिसेस एंड देयर मल्टीप्लिकेशन बाई ए, जितने भी लॉज होते हैं हमारे, जैसे कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है ना, एसोसिएटिव लॉ, एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टी, ये सभी हमारे होल्ड करते हैं। तो अब हम लोग एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी की लगाने के लिए तैयार हैं। आइए उसके कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ओके, जैसे देखिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन कह रहा ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, तो 1 2 3, तो इसका ऑर्डर होगा आपका, इसके फर्स्ट का आंसर देंगे अगर हम लोग, तो इसका ऑर्डर आएगा 3 क्रॉस 4। नंबर ऑफ एलिमेंट 12 होगा, कोई दिक्कत। एलिमेंट A13 का मतलब होता है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो, ऐसे हो गया। फिर अगर आपसे A21 पूछेगा तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, दिस इज द 35। फिर अगर आपसे A33 पूछ रहा है तो थर्ड रो थर्ड कॉलम -5 आ गया, ऐसे कर लेंगे। तो ये तो पहला क्वेश्चन हो गया हमारा। क्वेश्चन 2 को सॉल्व करना है, किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट है, तो इसका क्या ऑर्डर होगा। तो आप क्या करोगे, जब क्वेश्चन नंबर 24 इसको करोगे तो आप 24 के पॉसिबल फैक्टर कर दो ना, 1 इंटू 24, 2 इंटू 24, 3 इंटू 8, 4 इंटू 6, 6 इंटू 4, 8 इंटू 3, 12 इंटू 2, 24 इंटू 1। मतलब किसी मैट्रिक्स में अगर 24 एलिमेंट है तो उसके 1 2 3 4 5 6 7, ये इन 8 ऑर्डर में से कोई भी ऑर्डर हो सकता है, इसमें कहीं दिक्कत नहीं। इसी तरह से इसका 13 है तो 13 में होगा तो 1 इंटू 13 या 13 इंटू 1, दोनों ये ऑर्डर आ गया हमारा। इसी तरह थर्ड क्वेश्चन कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 4 में कंस्ट्रक्ट करना है, तो एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ इसका फिफ्थ वाले का। फिफ्थ वाला का क्वेश्चन है कि 3 क्रॉस 4 की एक मैट्रिक्स बनानी है जिसका फार्मूला आपका ये है। तो आइए हम लोग इसी क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाते हैं कैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। जैसे मान लो हम इस क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका ये है। इसमें करना क्या है, हम लोग को एक 3 क्रॉस 4 की एक मैट्रिक्स बनानी है।
तो हम लोग बना लेते हैं कि लेट, देखिए कि लेट एक हमने मैट्रिक्स लिखी AIJ, ये हमारी एक 3x4 की एक मैट्रिक्स है, ठीक। अब 3x4 की मैट्रिक्स है तो जब आप A की वैल्यू लिखोगे तो यहाँ पे क्या करोगे, इसमें 3 रो 4 कॉलम बनेंगे, तो A11, A12, A13, A14, ऐसे फिर इन्होंने क्लोज कर दिया। फिर ये होगा A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। तो ये इसमें 12 एलिमेंट हमारे हो गए। अब आप A11 की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो फार्मूला हमारा ये है, तो A11 जो आएगा आप क्या करोगे, इस वाले फार्मूले में I की जगह 1 और J की जगह 1 लिख दोगे, तो ये -3 + 1 ऐसे। फिर A12 की वैल्यू निकालेंगे, तो A12 मतलब I की जगह 1 और J की जगह 2। फिर आप A13 निकालोगे, तो A13 मतलब I की जगह 1 और J की जगह 3। और फिर आप A14 निकालोगे, तो A14 आएगा कि 1/2 -3 + 4। पहले रखिए, उसके बाद सॉल्व करिए। -2 मॉड करेंगे तो 2/2 = 1 आ गया। यहाँ पे ये हमारा -3 + 2 -1 आएगा, -1 का मॉड करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 0 आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 आ गया। इसके बाद हम A21 को सॉल्व करते हैं, तो A21 सॉल्व करेंगे तो 1/2, I की जगह आपको 2 लिखना था, तो ये हो जाएगा -6 + 1। फिर A22, तो ये हो जाएगा 1/2, इट इज़ ए -6 + 2। बस सिंपल लिखना होता है खाली आपको। A23 1/2 -6 + 3। इसके बाद A24 सॉरी, ये हो जाएगा 1/2, इट इज़ ए -6 और +4। आप पूरे को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको ये 5/2 मिल जाएगा, यहाँ से आपको ये 2 मिलेगा, यहाँ पे आपको ये 3/2 मिलेगा और यहाँ पे 2/2 = 1 मिलेगा। अब इसके बाद लास्ट वाला लिखना था A31। A31 मतलब 1/2, तो आपको क्या करना है, I की जगह 3 लिखना था, तो -9 + 1। फिर A32, ये हो जाएगा 1/2 -9 + 2। A33 1/2 -9 + 3। इसके बाद A34 1/2 -9 + 4। When we simplify this one, 8/2 = 4 आएगा। यहाँ पे आपका 7/2 आएगा, यहाँ पे आपका 3 आएगा, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 5/2 आ जाएगा। जब इस मैट्रिक्स को आप लिखेंगे ऐसे तो सबकी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट की A11 1, 1/2, 0, 1/2, this is a 5/2, it is a 2, it is a 3/2, 1, 4, 7/2, 3 and 5/2. This is a required matrix of order 3x4। तो ऐसे मैट्रिक्स को लिखा जाता है, बस सिंपल हमें लिखना आना चाहिए। ये तो क्वेश्चन हमारा हो गया, ठीक। इसके बाद अगर आप इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 करना हो, 7 करना हो, तो जब दो मैट्रिक्स इक्वल होती है तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होते तो आप इन सबको बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसा मान लो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, तो अगर ये मैट्रिक्स इसके बराबर है तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ जब इसको सॉल्व करना होगा तो हम क्या करेंगे कि A - B की वैल्यू -1 आ जाएगी, इसको क्वेश्चन नंबर 1 बना लेंगे, और 2A - B की वैल्यू जो आपकी आ जाएगी वो आपकी हो जाएगी 0, इसको क्वेश्चन नंबर 2 बना लेंगे। 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो A की और B की वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरह से 2A + C हमारा आ रहा है ऐसे, तो ये 5 आ जाएगा, और यहाँ से 3C + D = 13 हो जाएगा। इन चारों इक्वेशन को सॉल्व करके आपस में हम लोग A, B, C, D की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, इसमें कहीं डाउट नहीं होने वाला आपको।
बस क्वेश्चन नंबर 8 आपका है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए, m बराबर n होना चाहिए। यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, m बराबर n होना चाहिए। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू, कौन सी वैल्यू देगा। तो एक्चुअली जब दो मैट्रिक्स बराबर होंगी, अगर ये मैट्रिक्स इसके बराबर होगी तो हम देख रहे हैं कि एक बार x की वैल्यू -7/3 आएगी, और अगर इसको हम ऐसे इक्वेट कर रहे हैं ये 2 - 3x से, कि 2 - 3x को अगर 4 से इक्वेट कर रहे हैं तो 3x = -2, x की वैल्यू -2 तो यहाँ पे x की वैल्यू ये आ रही है, यहाँ पे x की वैल्यू ये आ रही है, x की दो अलग अलग वैल्यू आ रही है सेम वेरिएबल के लिए, तो इसका मतलब ये संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑर्डर 3x3 है, एंट्री 0 से 1 है। तो देखो जब आप 3x3 की कोई भी मैट्रिक्स बनाओगे तो A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, अगर ऐसा है तो जितने भी प्लेस हमारे हैं इन प्लेस में अगर हम 0 या 1 लिखेंगे तो ईच प्लेस कैन फिल बाई 2 है। हर प्लेस को दो तरीके से फिल करना है, तो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से हर जगह को भरोगे तो सिंपली वी हैव टू फिल 9 प्लेसेस, तो 2 to the power 9 = 512, ये इसका आंसर है। इसी तरह अगर 3 एंट्री होती, -1, 0 और +1 होता तो 3 की पावर 9 कर लेते। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन बड़े आसानी से, तो एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट लेक्चर में मल्टीप्लिकेशन से शुरू होता है, जहाँ पे आपको कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है सीखना होता है। थैंक यू।